नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में मैं हूं आज आपके संग डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक समस्याओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसीलिए जो भी सामाजिक समस्याएं समाज में देखने को मिलती हैं, उनके बारे में व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हुए समाजशास्त्र सभी समस्याओं पर अपना ध्यान आकर्षित करता है। समाज में एक महत्वपूर्ण ऐसी समस्या लिंग असमानता के रूप में देखने को मिलती है। इसे अंग्रेजी में जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जेंडर इनइक्वालिटी या लिंग असमानता जिसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें दो शब्दों का प्रयोग है, लिंग और असमानता, यानी कि लिंग के आधार पर की गई असमानता। अब आते हैं अंग्रेजी पे, तो यहां पर बात आ रही है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि वो इनइक्वालिटी जो कि जेंडर बेस्ड है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ कुछ अंतर स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक शब्द अंग्रेजी में हम सुनते हैं जेंडर, और एक और शब्द अंग्रेजी में लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे सुनते हैं हम सेक्स के नाम से। दोनों के बीच में जो अंतर है वो इस प्रकार है कि सेक्स शब्द बायोलॉजिकली या फिर जैविकीय रूप से डिनोट करता है लिंग को, जबकि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसके अंदर सामाजिक आधार पर किए गए वो डिसीजंस होते हैं जो सोसाइटी द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार से जेंडर शब्द सोशली कंस्ट्रक्टेड है और सेक्स बायोलॉजिकल फैक्ट के रूप में देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इस बात को समझते हुए कि आखिर समाज में लिंग असमानता किस रूप में पाई जाती है, देखी जाती है, क्या स्वरूप है, क्या सूचक है, और आखिर लिंग असमानता है क्या। तो समाज की संरचना, संगठन और व्यवस्था में लिंग की समानता और असमानता का विशेष महत्व होता है। देखिए, किसी भी समाज के विकास में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसका यानी स्त्री का या सिर्फ पुरुष का योगदान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम एक बहुत ही मूलभूत इकाई की बात करते हैं समाज की, वो है परिवार, उसमें भी हम ये नहीं कह पाते कि इसका कार्य महत्वपूर्ण है या उसका कार्य कम महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये निर्णय करना कठिन है। इसीलिए समाज में जब डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है, कार्यों के वितरण की बात आती है, तो प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन कार्यों का बंटवारा किया गया ताकि समाज में व्यवस्थित रूप से जो जीवनचर्या है वो चलती रहे, अनवरत विकास की ओर व्यक्ति अग्रसर होता रहे। लेकिन जब लिंग के आधार पर असमानता की चर्चा होती है तो ये एक प्रमुख सामाजिक समस्या का स्वरूप ले लेती है। लिंग की असमानता पर समाज की संरचनात्मक, संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे का प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज की संरचना होती है उसी प्रकार से संस्थागत व्यवहार होते हैं और इसका प्रभाव संगठन पर दिखाई देता है। लिंग की असमानता भी समाज के संतुलन, व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है। लिंग भेद की अवधारणा का उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक भिन्नता, समानता और असमानताओं का वर्णन करना, व्याख्या करना होता है। लैंगिक असमानता की जब बात आती है तो आज ये सिर्फ भारत में देखी जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। लिंग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर विश्व के कई देशों में भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये सिर्फ भारत में पाई जाने वाली समस्या नहीं कही जा सकती, वरन एक अंतरराष्ट्रीय विषय के रूप में जानी जाती है।
यह विषय इस बात पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर स्त्री और पुरुष के मध्य जो जैविक भेद है उसे इसलिए स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वो प्राकृतिक है। बायोलॉजिकली जो नेचुरली स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक भेद है, फिजिकल डिफरेंस है, वो नेचुरली है, इसीलिए उसे स्वीकार किया ही जाएगा। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर जो विभेदीकरण है, जो कि स्त्री और पुरुष के बीच में भेद को ज्यादा दिखाता है, या किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग और किसी को कम, यानी पुरुष को बहुत स्ट्रॉन्ग और महिला को कमजोर दिखाता है, वो समाज द्वारा निर्मित है और इसीलिए सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में लिंग असमानता को देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। लिंग असमानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और ऐसी ही अन्य विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर भिन्नता को प्रकट करता है और लिंग असमानता के संबोध के द्वारा ऐसी ही भिन्नताओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चूंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसीलिए जब इनके कार्यों में या इनकी भूमिकाओं में या इनकी परिस्थितियों में भिन्नता देखने को मिलती है जो कि समाज के द्वारा निर्मित होती है, तो वो लिंग असमानता को जन्म देती है। सामान्य रूप से परिवार में कार्यों का जो बंटवारा देखने को मिलता है, उसमें लंबे समय से ये पाया गया कि पुरुष बाहर की जिम्मेदारी निभा रहा है और महिला घर की जिम्मेदारी निभा रही है। और इसके तहत जब पुरुष बाहर जा रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा ऐसे मौके होते हैं जब वो लोगों से मिलता है, उसकी परेशानियां ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसको ज्यादा केयर, कंसर्न और सुविधा की जरूरत है, जबकि महिला तो घर में ही काम करती है, घर के ही लोगों के बीच में रहती है, तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। धीरे धीरे समय ने करवट ली। इस बात को एक पक्ष स्वीकारते हुए महिला ने भी बाहर काम करना समय परिस्थितियों के अनुरूप स्वीकार किया और आज वो बाहर काम करती है, पुरुष के संग काम करती है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो सोच है वो लैंगिक असमानता को दिखाती है, लिंग के आधार पर असमानता की बात करती है, जहां ये कहा जाता है भले ही वो बाहर काम कर रही है लेकिन ये जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां तो उसी की ही हैं, उसी को ही निभाना है। समाज में कई ऐसे आयाम देखने को मिलते हैं जहां पर कई ऐसे आंकड़े देखने को मिलते हैं जहां इस बात की बहुत आसानी से जांच हो जाती है कि पढ़ने की जब बात आएगी तो बालक को भेजा जा रहा है, बालिका को नहीं भेजा जा रहा है। पौष्टिक भोजन की बात आएगी तो बालक को दिया जा रहा है, बालिका को नहीं दिया जा रहा है। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी कई आधारों पर नौकरी के जो औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर्स हैं, उनमें भी दिखाई देता है कि कहीं पर पुरुषों की जो वेजेस है वो ज्यादा है और महिलाओं की जो वेजेस है वो कम है, सिर्फ इस आधार पर कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। इसीलिए बहुत ज्यादा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब हम लैंगिक असमानता के स्वरूपों की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने 2011 में लैंगिक असमानता के 7 स्वरूपों का उल्लेख किया। पहली वो बात करते हैं मृत्यु संख्या असमानता की, डेथ रेट डिस्पैरिटी की। चूंकि वो उनका अध्ययन मात्र भारत विशेष संदर्भित नहीं है, इसलिए लिंग असमानता जो कि विश्व पटल पर पाई जाने वाली समस्या है
वहां पर भी इन स्वरूपों को हम किसी न किसी रूप में देखते हैं। और जब हम मृत्यु संख्या असमानता की बात करते हैं तो ये बात आसानी से देखी जाती है, आंकड़ों में विश्व पटल पर कई जगह पर सामने आती है कि जो महिलाओं की डेथ रेट्स है वो अधिक है इन कंपैरिजन टू मेल्स। और जब हम जन्म संबंधी असमानता की बात करते हैं तो ये भी आसानी से देखा जाता है, क्योंकि अब साइंस डेवलप हो गई है और ये पता लग जाता है कि जो गर्भ में बालक है वो स्त्री है या उसका लिंग जब पता चल जाता है तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी भी समस्या देखने को मिलती है, जहां पर जन्म से पूर्व ही यदि बालिका है, कन्या है, तो उस भ्रूण की हत्या हो जाती है, करवा दी जाती है। तो इस तरीके से मृत्यु संख्या और जन्म संबंधी असमानता वो स्वरूप है जो लिंग के आधार पर असमानता दिखाते हैं। हम आधारभूत सुविधाओं की जब बात अभी कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अमर्त्य सेन ने भी इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं जीवन के लिए, उसमें भी जब शिक्षा है, भोजन है, तो भी पुरुष को और स्त्री को किस तरीके से अंतर का सामना करना पड़ता है, या यूं कहूं कि स्त्रियां सेकंड पोजीशन पर रह जाती है और पुरुष प्रथम स्थान पर सुविधा पा जाता है। विशेष अवसरों की उपलब्धता के आधार पर भी अंतर देखने को मिलता है कि पुरुष आसानी से वहां पर अपनी सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं पुरुष होने के नाते, और महिलाएं उससे वंचित हो जाती है। व्यावसायिक आधार पर असमानता भी समाज में देखने को मिलती है और स्वामित्व पर आधारित असमानता के बारे में भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। घरेलू कार्यों में असमानता स्पष्ट रूप से आम जीवन से जुड़ी हुई है, यानी अमर्त्य सेन ने भी लैंगिक असमानता के स्वरूपों में उन सभी स्वरूपों की चर्चा की जहां पर स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक दायरों के आधार पर अंतर या यूं कहूं असमानता देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक बात और कही जा रही है कि आज महिलाएं सब क्षेत्रों में आगे आ गई हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कहा जाता है कि हर क्षेत्र में महिला पुरुष के संग कंधे से कंधा मिला के चल रही है। वो अपनी दोहरी भूमिका तो निभा ही रही है, नौकरी की और घर परिवार को निभाने की, लेकिन क्या ये बात बहुसंख्यक रूप से लागू हो रही है? अगर हाँ, तो दैनिक अखबारों में जो घटनाएं हम पढ़ते हैं या थोड़ी गहराई से अगर हम समाज में देखें तो क्या हम असमानता नहीं पाते हैं जो कि लिंग आधारित है? यदि आप ऐसा चिंतन नहीं कर रहे तो जरा इन सूचक की ओर देखिए जो इस स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं, जो कि लिंग असमानता के सूचक हैं। पहले बात करते हैं लिंग की सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के बारे में। भारत विशेष के संदर्भ में देखें तो पुत्र प्राप्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। कारण आर्थिक रूप से भी कहा जाता है तो आध्यात्मिक रूप से भी कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति से मोक्ष संभव होता है, और अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो बुढ़ापे का सहारा बनता है। यानी कि बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक आधार बनते हैं जो कि बालक यानी कि पुरुष के जन्म को बहुत, या पुरुष की सत्ता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। क्या ये देखने को नहीं मिलता है? सत्ता, स्थान और वंश की असमानताओं की जब बात करते हैं वहां भी पुरुष की प्रधानता देखने को मिलती है। भारतीय संदर्भों में पुरुष सत्ता को सदैव से ही बांध दिया गया, लेकिन धीरे धीरे स्त्री की सत्ता को अस्वीकारना प्रारंभ किया गया इसी समाज में। इसीलिए गृहस्थी के कार्यों में भी लिंग असमानता देखने को मिलती है कि घर के कार्य, बच्चे को पालन पोषण के कार्य, ये सारे जो घरेलू कार्य हैं वो सिर्फ महिलाओं के जिम्मे हैं, क्योंकि वो बाहर के कार्य नहीं कर सकती हैं, या जो कर रही हैं वो इतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकती हैं जितना पुरुष कर लेता है। इसीलिए उन्हें दोयम स्थान पर रखा जाता है। कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर भोजन को लेकर के असमानता देखने को मिलती है कि न्यूट्रिशियस फूड
दूध हुआ, दही हुआ, अगर उसके वितरण देखा जाए तो बालक को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसका स्ट्रांग बनना ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। दहेज अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जो कि लिंग असमानता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि दहेज की मांग लड़की वालों से की जा रही है, जिसकी पूर्ति जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप में दहेज एक सामाजिक समस्या सर्वविदित है। समाजीकरण और लिंग असमानता की जब बात करते हैं तो यहीं से ही शुरुआत हो जाती है लिंग भेद की। देखिए, लिंग भेद जब तक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर है, जैव के आधार पर है, तो वो एक सर्वमान्य तथ्य है, क्योंकि समाजीकरण में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि बालक को, यानी कि जो भी लिंग है उसका, स्त्री या पुरुष, बालक बालिका, उसको अपने लिंग के अनुरूप कार्य करना चाहिए। लेकिन इसी समाजीकरण की शिक्षा के दौरान यदि ये शिक्षा दी जा रही है कि लड़का स्ट्रांग है, लड़की स्ट्रांग नहीं है, ये काम लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग उनको समाजीकरण में बहुत ही प्रारंभ से दी जाती है, वो उनके विकास में एक अलग भूमिका निभाती है। वो पहले से ही लड़कियां इस बात को लेकर के बैठ जाती हैं कि शायद ये काम हम नहीं कर सकते, और वहीं लड़के इस बात को लेकर के पहले से ही ट्रेंड हो जाते हैं कि ये कार्य सिर्फ वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए शिक्षा में भी डिफरेंसेस, उनको कहाँ पढ़ने भेजना है, वो कहाँ तक पढ़ सकती है, वो किसके संग पढ़ सकती हैं, और उन्हें नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इन आधारों पर भी जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वो डिफरेंसेस लिंग असमानता के सूचक के रूप में जाने जाते हैं। और इन सब पॉइंट्स को हम लोग अपने सामान्य जीवन में कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गली मोहल्ला हो, चाहे वो आपके घर में काम करने आने वाले लोग हो, मेड्स हो, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो भी आप इस बातों को आसानी से समाज में देख सकते हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि इस बात की जागरूकता बार बार की जाए, चाहे महिला वर्किंग हो या नहीं हो, लेकिन उसे इस बात के लिए, और साथ ही साथ समाज में भी एक जागरूकता दी जाए, पुरुष को भी इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि उसकी भूमिका कमतर नहीं है, उसका जो भी रोल है वो उतना ही महत्वपूर्ण है परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, जितना कि पुरुष का रोल है। और इसीलिए भारत में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कुछ सुझावों की बात मैंने इस स्लाइड में की है। वैधानिक सुधार एक वो प्रयास है जिसके द्वारा ये बार बार सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा समझाया, प्रचारित, प्रसारित विविध आयाम से किया जाता है कि यदि लिंग के आधार पर कोई डिफरेंस होता है तो वो सरकार या कानून के आधार पर स्वीकृत नहीं होगा। इसीलिए समय समय पर कई कानूनों का निर्माण किया जाता है ताकि लैंगिक असमानता को कम या समाप्त किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम बनाए गए हैं। इन सब के द्वारा वैधानिक रूप से लैंगिक असमानता को कानूनी आधार पर समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। स्त्री शिक्षा का प्रसार भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है, ताकि महिला खुद शिक्षित होकर के, जागरूक होकर के अपने पैरों पर खड़ी हो सके और समाज में अपने लिए उचित स्थान को प्राप्त अपनी योग्यता के बूते पर कर सके। रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहन आज समय की मांग है। यदि आप एक महिला होने के नाते किसी भी कारण से बाहर काम करने नहीं जा सकते हैं, तो आप स्वरोजगार के द्वारा भी अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने लिए समानता की बात, समानता के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। मातृत्व का मौलिक अधिकार महिला की एक वो पहचान है जिसे उसे बहुत ही सम्मान के संग स्वीकारना चाहिए और समाज को भी उसे बहुत ही सम्मान के संग देना चाहिए। इसीलिए इसके प्रति भी जागरूकता
एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि लैंगिक असमानता को कम करने में सहायता प्रदान करता है। स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन और सहायता दिए जाए ताकि महिला अपनी बात के लिए ये मंच पा सके जहां वो अपनी समस्याएं रखे और उसे समाधान देने के साथ मिल सके लोगों के द्वारा, उन समूहों के द्वारा। और साथ ही साथ अगर बात करें आत्मावलोकन की, इंट्रोस्पेक्शन की, तो बहुत ज्यादा जरूरत है सभी लोगों को मानवीय आधार पर इस बात के बारे में अपना आत्मावलोकन या मंथन करने की कि कहीं जाने अनजाने वो लिंग के आधार पे असमानता तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा इस समस्या से निपटने के लिए, और उसी के आधार पर यह संभव है कि आपको सामाजिक संगठनों का, कानून का सहारा मिल सके और आप अपनी जागरूकता के आधार पर इस प्रकार की असमानता को रोक सके। आवश्यकता है इस बात की कि समाज के विकास में स्त्री और पुरुष मिलकर के कार्य करें, आगे बढ़े और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक समस्या को दूर करने में भी मिलकर के साथ दें और आगे बढ़े। इस विश्वास के संग कि इस वीडियो में सामाजिक रूप से जो एक समस्या आम जीवन में देखने को मिल रही है, जिसे लैंगिक असमानता के रूप से जाना जाता है, आप इसके अर्थ के बारे में अवगत होंगे, उनके सूचक की पहचान कर सकेंगे और दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन पर मंथन जरूर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताना चाहती हूं कि जो सेंसस डेटा है उसके आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि किस प्रकार से लैंगिक असमानता समाज में विद्यमान है, और इसीलिए आवश्यकता है कि इन सुझावों पर कार्य करके इन आंकड़ों के आधार पर इसे दूर करने का प्रयास सभी के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाए। धन्यवाद।